तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और यहाँ पर आपको 100% रियल प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। भले ही हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन हम 100% रियल प्रश्न और फुल डिटेल एनालिसिस के साथ में लेकर के आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज के जो प्रश्न हैं वो किस किस ने भेजे हैं। उससे पहले आपको बता दें भैया, जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, एग्जाम में पास होना चाहते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं आप चले जाएं पेपर तो दे ही आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल रूप से हमारी पीडीएफ उपलब्ध है। मात्र 15 रुपए खर्च करके आप वो पीडीएफ खरीद सकते हैं और 2-3 दिन पढ़ाई करके एग्जाम को पास कर सकते हैं। उसका प्रूफ हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। और इन लोगों ने आज हमें प्रश्न भी भेजे हैं, इन सब के पास हमारी पीडीएफ पहुंची थी। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, इनका नाम है भैया, क्या नाम है, हेलो सर नमस्ते। और इनका नाम शायद ने नहीं लिख पाया है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन भेजे और इनके 92 नंबर आए हैं, ठीक है। इनका नाम रितु है, ठीक है, रितु जी के 92 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारी पीडीएफ मंगाई थी और पीडीएफ से इन्होंने पढ़ाई की थी। 92 नंबर आराम से इनके आ गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करें सर नवीन मेहरा, 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस के लिए इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं। इनके 105 नंबर आए हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं ये इन लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। तो रियल प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आ गए, ठीक है। आप भी पीडीएफ मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अभी भी आपका मान लीजिए 2 दिन बाद एग्जाम है या 3 दिन बाद एग्जाम है, तो पीडीएफ मंगवा करके एक बार आप अच्छे से पढ़ करके जाइए और एग्जाम दे करके आइए। 100% आज जो है आपका एग्जाम सबसे अच्छा जाएगा, ठीक है। इतने नंबर आपके भी आ सकते हैं। आप पीडीएफ मंगवानी कैसे है तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आपको जो है एक स्क्रीनशॉट भेजना है। क्या स्क्रीनशॉट? यहाँ पर आपको फ़ोनपे का स्कैनर दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है और जो पेमेंट आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर भेजना है और केवल इतना लिखना है, एमपी टेट पीडीएफ, और ये फ़ोटो बस, ठीक है। तुरंत की तुरंत आपकी पीडीएफ आपके पास में पहुँचा दी जाएगी। पीडीएफ में क्या-क्या मिलेगा, तो पीडीएफ में हर सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, पेडागोजी, इंग्लिश, इसके अलावा आपका ईवीएस, सौरमंडल और आपका जो गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हो गए आपके, ठीक है, और मैथ पेडागोजी हो गई। तो लगभग सारे आपके टॉपिक, सारे सब्जेक्ट आपके एक साथ में कवर किए गए हैं। तो वो पीडीएफ आप मंगवा करके अच्छे से पढ़ करके जाइए। 101% आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। कल भी हमने आपको काफ़ी सारे जो है एग्जाम्पल दिखा दिए थे, स्क्रीनशॉट दिखा दिए थे। उन सब लोगों ने भी पीडीएफ मंगा करके एग्जाम को 2-2 दिन में मात्र क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो जिनकी भी तैयारी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट खींच करके जैसे आप इसको व्हाट्सएप में डालेंगे, किसी भी नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पर जैसे ही आप इसको फोटो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके सामने डिटेल भरने को आ जाएगा। इस डिटेल पर क्लिक करके 15 रुपए का पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए स्क्रीनशॉट और तुरंत अपनी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि 30 तारीख तक लगातार एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं एनवायरमेंट, यानी कि आपके एनवायरमेंट से पहले हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब ये दो लोगों ने अलग अलग प्रश्न भेजा है। एक ने भेजा सर वॉलीबॉल की टीम के खिलाड़ी पूछे थे, एक ने भेजा सर फुटबॉल के पूछे थे। तो हम आपको दोनों जो टीम के खिलाड़ी होते हैं, दोनों खेल के, वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में खेलने वाले। चलिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, डिटेल में आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। अब वो खेल के अंदर घुसा है तो डिटेल में पूछेगा पूछेगा। देखिए, वॉलीबॉल की एक टीम में आमतौर पर 6 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से 3 खिलाड़ी फ्रंट रो में और 3 खिलाड़ी बैक रो में होते हैं, ठीक है। फ्रंट रो के खिलाड़ी मुख्य रूप से हिट और ब्लॉक करते हैं। तो याद रखिए, ये 2 शब्द जो है, हिट और ब्लॉक, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। एक बार व्यापम ने इन दोनों शब्दों को पूछा था, ठीक है। बैक रो के खिलाड़ी मुख्य रूप से पास और डिग करते हैं। ये दोनों शब्द भी याद रखिए, पास, डिग, हिट और ब्लॉक, ये आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। खेल शुरू होने से पहले हर टीम के 3 खिलाड़ी अटैक लाइन के पीछे अपने कोर्ट में खड़े होते हैं और बाकी के 3 खिलाड़ी पीछे की ओर होते हैं। वॉलीबॉल टीम में 6 से ज़्यादा स्थानापन्न खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक बार में 6 खिलाड़ी ही आपको ग्राउंड में देखने को मिलेंगे। बाकी बैकअप के लिए 6 खिलाड़ी और होते हैं, लेकिन ग्राउंड में आपको 6 खिलाड़ी दिखते हैं, इसलिए कहा जाता है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वहीं अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी और उनके खेल की जो वीडियो है वो आप देख करके जाइएगा। कल हम इसके ऊपर एक वीडियो अलग से डाल देंगे। खिलाड़ी, खेल, रोग जो प्रमुख आ रहे हैं, इसरो और आपका चंद्रयान वगैरह के ऊपर कल एक वीडियो हम सुबह डाल देंगे, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।
अगला प्रश्न आया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक के बारे में पूछा गया था। अब ऑप्शन नहीं बता पाए मगर ये बोला गया था कि सर इनकी पुस्तक एक आई थी। तो कौन-कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है? और ये इनकी आत्मकथा भी है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। पहले भी आपको अपने पीडीएफ में पूरा बता चुके हैं, ठीक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई किताबें लिखी हैं। कुछ प्रमुख किताबों के नाम आपको हम बता दे रहे हैं। तो पहले तो इनकी आपकी विंग्स ऑफ फायर है, ये तो आपको पता है इनकी आत्मकथा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था। यह किताब कलाम के जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी हुई है। इसमें उनके व्यक्तिगत और पेशेवर संघर्षों के साथ अग्नि, पृथ्वी, आकाश त्रिशूल और नाग मिसाइलों की कहानियाँ भी शामिल हैं। तो ये सब आपको विंग्स ऑफ फायर में देखने को मिलता है। कुछ अन्य पुस्तकें हैं, उनके केवल नाम देख लीजिए। ठीक है, तो एक है आपकी इग्नाइटेड माइंड्स, जिसका इग्नाइटेड माइंड्स जो है इतना ही आप याद रखिए, ये भी इनकी किताब है। इंडिया विजन 2020 ये भी इनकी किताब है। माई जर्नी ये भी इनकी किताब है। लर्निंग हाउ टू फ्लाई, टर्निंग पॉइंट्स, ये सारी किताबें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें हैं, ठीक है? और जो है इनका नाम मिसाइल मैन है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी मिसाइल मैन कौन है, मिसाइल वुमेन कौन है, ये सब हम आपको पीडीएफ में बता चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला देखिए, भारत में निर्मित पहला बांध कौन था? तो पहला बांध जो है वो कल्लई बांध था, ठीक है? कल्नई बांध। कल्नई बांध कहाँ पर है और कौन-कौन से बांध जो प्रमुख है अपने लिए, कौन सा सबसे ऊँचा है, कौन सा सबसे बड़ा है, ये सब आपको हम इसमें डिटेल में बता देते हैं। क्योंकि अब बांध में गया है तो बाद में अलग-अलग प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, तो भारत में बना पहला बांध कल्लई बांध है। यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बना है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। इसे चोल वंश के राजा करिकालन ने 150 ईस्वी में बनवाया था। इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार पीएससी में, ग्रैंड एनीकट डैम कहाँ पर है, ठीक है? जाना जाता है। यह दुनिया का चौथा सबसे पुराना बांध है और दुनिया की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। यह आज भी काम करने वाला बांध है और लाखों एकड़ जमीन की यह सिंचाई करता है। ठीक है? अब कुछ महत्वपूर्ण बांध देख लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में महानदी पर। ये आगे पूछा जाएगा 101%, ठीक है? और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। महानदी पर बना है, सबसे लंबा बांध है। टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है और सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपके कवर हुए। और देख लीजिए, भाखड़ा नागल बांध ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इडुक्की आर्क डैम केरल में बना है और यह एशिया का पहला आर्क डैम है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने आपको साथ-साथ में करा दिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना डिटेल में कोई भी आपका एग्जाम एनालिसिस नहीं करवाता है, इसीलिए हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं। वीडियो हमारी थोड़ी-सी लेट आती है लेकिन एकदम 100% रियल प्रश्न। भारत में पहली बार तेल के भंडार कहाँ पर पाए गए थे? तो असम के डिगबोई में भारत में पहली बार तेल के भंडार पाए गए थे। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। तो भारत में पहली बार तेल के भंडार असम के डिगबोई शहर के पास खोजे गए थे। डिगबोई में साल 1866 में पहला तेल कुआं खोदा गया था। कब? 1866 में। यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कौन है? डिगबोई तेल क्षेत्र। अगला देख लीजिए, अब प्राकृतिक गैस भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर तेल जो है आपसे पूछा, देखिए, तो भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग की शुरुआत 1960 के दशक में असम और गुजरात में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? साल 1974 में बॉम्बे हाई में ड्रिलिंग जहाज सागर सम्राट तेल निकाला गया था। अब देखिए, भारत में तेल निकालने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थान देख लीजिए। राजस्थान का बाड़मेर जिला है, खंबात की खाड़ी गुजरात है, मुंबई उच्च सागर है और गोदावरी का कृष्णा बेसिन है। यहाँ पर भारत में तेल निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से डेली प्रश्न आ रहा है, आज भी मिट्टी से प्रश्न पूछा है। वह मिट्टी कौन सी है जिसके कण बारीक होते हैं और ऊंचाई पर ये मोटी होती है? तो ये आपका आंसर गाद मिट्टी हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। तो गाद मिट्टी बारीक कणों से बनी होती है और ऊंचाई पर यह मोटी होती है। गाद मिट्टी में 50% या उससे ज़्यादा दाने भार के हिसाब से इतना इतना इसका जो है छोटे कण, इतने इतने छोटे कण आपके इसमें देखने को मिल जाते हैं। 0.074 mm के कण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? गाद मिट्टी में रेतीली मिट्टी की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और यह ज़्यादा पानी को सोखती है। गाद मिट्टी को बगीचे की मशीनरी से दबाया जा सकता है। मिट्टी के कणों के आधार पर मिट्टी को कितनी भागों में बांटा गया है? तो कणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना कौन-कौन से हैं? एक है आपका रेत, एक गाद, एक चिकनी मिट्टी, ठीक है? तो कणों के आधार पर 3 प्रकार की मिट्टी होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस मैच में जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? स्पोर्ट्स के अच्छे खासे प्रश्न आज आपके आए हैं, तो स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है, जो हमने स्पोर्ट्स की पीडीएफ दी है, ठीक है? आप मँगा लेना। तो देखिए, टेनिस मैच जीतने के लिए कितने पॉइंट कम से कम होने चाहिए? तो मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए टेनिस मैच जीतने के लिए, 4 ऑप्शन में भी दिया गया था। चलिए टेनिस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। तो टेनिस के मैच में जीतने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 4 पॉइंट जीतने होते हैं। टेनिस के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। तो टेनिस में स्कोरिंग लव, यानी अगर टेनिस में शून्य स्कोर है तो क्या कहते हैं? तो उसको हम लव कहते हैं। यह भी व्यापकों के द्वारा पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है?
तो यहाँ पर जो है 15, 30, 40 गेम से शुरू होती है, तो 15, 30 और 40 ये इसके पॉइंट रहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अगर दोनों खिलाड़ियों के स्कोर 40-40 हो जाते हैं, तो इसे हम ड्यूस कहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा ड्यूस शब्द कई बार पूछा गया है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। उसके बाद में ड्यूस के बाद जो भी खिलाड़ी अगला अंक जीतता है उसे एडवांटेज कहा जाता है। एडवांटेज वाले खिलाड़ी को 2 अंकों से जीतना होता है। अगर एडवांटेज वाला खिलाड़ी अगला अंक खो देता है तो फिर से स्कोर ड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक सेट में 6 गेम होते हैं। टेनिस के लिए इतना ही काफ़ी है। टेनिस के एक खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा राफेल नडाल, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राफेल नडाल ने बहुत पहले ले लिया था। नोवाक जोकोविच याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है और ओलंपिक वाली पीडीएफ में इसको करा चुके हैं और ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। यह द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है और भुवनेश्वर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज मिसाइल परीक्षण सुविधा भी है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एकीकृत परीक्षण रेंज मिसाइल सुविधा उपलब्ध है। आगे देखिए, इस द्वीप का नाम मूल रूप से अंग्रेजी कमांडेंट लेफ्टिनेंट व्हीग व्हीलर के नाम पर रखा गया था। 4 सितंबर 2015 को दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। कब चेंज किया गया था? 4 सितंबर 2015 को। डेट एग्जैक्ट आपको याद रखनी है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें पूछी हैं, तो ये अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये अब थोड़ा-सा माय ट्रुथ यहाँ पर गलत रहेगा। यहाँ पर कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश। आप पीडीएफ में भी सही कर लेना, अगर जो लोग भी पीडीएफ मंगाना वहाँ पर हम भेजेंगे साथ में, सही कर लेना, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में है जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान का जैविक कृषि प्रणाली प्रभाग उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में है, जो कि आपका गाजियाबाद में आता है। इस प्रभाग का गठन 6 अगस्त 2021 को किया गया था। इसका काम जैविक और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद प्रणालियों से जुड़े पहलुओं पर रिसर्च करना है। अब जैविक खेती की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। देखिए, जैविक खेती में संश्लेषित उर्वरकों और कीटनाशकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता या फिर बहुत कम यूज किया जाता है कीटनाशकों का। जैविक खेती में भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर अल्बर्ट हावर्ड को अक्सर आधुनिक जैविक खेती का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, अल्बर्ट हावर्ड को जैविक खेती का जनक कहा जाता है। भारत में लगभग सभी राज्यों में जैविक खेती की जाती है और यह फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिक्किम को साल 2016 में औपचारिक रूप से 100% जैविक राज्य घोषित किया गया था। ये आगे शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश में 2001 और 2 में जैविक खेती के लिए आंदोलन हुआ था। ये फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, ठोस कणों के शुद्धिकरण के लिए फिल्ट्रेशन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसे हम निस्पंदन कहते हैं, जिसकी मदद से ठोस कणों को अलग किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए ठोस कणों के लिए निस्पंदन प्रक्रिया का यूज किया जाता है। देखिए, तो निस्पंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कणों को तरल या गैसीय मिश्रण से अलग करने के लिए फिल्टर माध्यम का उपयोग किया जाता है। फिल्टर तरल पदार्थ को गुजरने देता है और लेकिन ठोस कणों को रोक लेता है। यानी जो भी तरल पदार्थ आपको, जैसे पानी हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या फिर शराब हो गया, तो ये निकल जाएगा और जो ठोस कण हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्पंदन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ईवीएस का सिस्टम समाप्त होता है। इस तरह के प्रश्न आपके ईवीएस में आ रहे हैं। आपका भी अगर एग्जाम है तो भाई आपसे भी निवेदन है, अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर 1 घंटे के अंदर अंदर जरूर शेयर करना। तो आपका नाम भी इन लोगों की तरह, ऋतु जी की तरह और मेहता जी की तरह आपका नाम भी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपका एक प्रश्न समास का, एक प्रत्यय का, कारक से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका संधि का आया था और आपका गद्यांश जो है वो आपका 10 नंबर का गद्यांश आया था। इसी में जो है आपका पूछ लिया गया था व्याकरण। ठीक है, 5 नंबर का पद्यांश आया था। अनेकार्थी शब्द आए थे और जो वाक्य शुद्धि होती है, वाक्य शुद्धि भी आपकी अब आने लगी है, कल भी सेकंड शिफ्ट में आई थी। तो देखिए, आपसे निवेदन है कि पूरे आप एग्जाम एनालिसिस देख करके जाइए, भले ही 2x स्पीड में देख कर जाइए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न एज इट इज रिपीट होकर के आ रहे हैं आपकी शिफ्ट में, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, मुहावरा और पैडागोजी, और जो हिंदी पैडागोजी है वो अपनी पीडीएफ से बाहर नहीं जाने वाली है। पूरी हिंदी की पैडागोजी अपनी पीडीएफ से आ जाएगी, तो पीडीएफ आप लोग मंगवा लेना, ठीक है। कैसे कैसे मंगवाना है एक बार लास्ट में आपको हम और बता देंगे। चलिए बाल विकास देख लीजिए। तो बाल विकास से आया था कि जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है।
उसके बाद एक स्किनर से प्रश्न आया था, अब्राहम मास्लो से एक, शैशवावस्था से 2 प्रश्न आए थे, थानेडाइक का एक प्रश्न था, बच्चों के पिछड़ने के क्या कारण होते हैं? ये लगातार 2 दिन से पूछा जा रहा है। पियाजे की अनौपचारिक अवस्था का प्रश्न था, पिछड़े बालक से प्रश्न पूछे गए हैं, समावेशी शिक्षा से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम समावेशी शिक्षा पर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चले जाना और एमपीटेट फ्री क्लासेज में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको समावेशी कक्षा की क्लास जो है मिल जाएगी। उसके बाद व्यक्तित्व से 1 प्रश्न और गर्भावस्था से 1 प्रश्न आपका पूछा जा रहा है ईवीएस में। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ आ रहा है 10 नंबर का, ठीक है? और एक पद्यांश भी आपका श्लोक वाला जो है 5 नंबर का वो आ रहा है, ठीक है? और 10 से 12 नंबर की आपकी पेडागोजी आ रही है। बाकी आज आपका ग्रामर में वाच्य परिवर्तन के 2 प्रश्न आए थे, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य में परिवर्तन वाले आए थे, ठीक है? संधि विच्छेद आया था, विभक्ति के 2 प्रश्न थे, पेडागोजी थी। इसके अलावा धातु, उपसर्ग और लकार यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, प्रैक्टिस करके जाइए। धातु कौन-सी इसमें, कौन-सा ल लट लकार है, कौन-सा लकार है, ये विलोम शब्द और प्रत्यय के प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं संस्कृत के पोर्शन में। उसके बाद बात मैथ की कर लेते हैं, तो मैथ में आपका जो है रेशियो के 3 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में रेशियो के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और वो भी आपके ए रेशियो बी बराबर 1:2, ठीक है? बी रेशियो सी बराबर 3:4, बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा? इसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। आज एवरेज के इस शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, अभी तक एवरेज के प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो एवरेज और परसेंटेज अगली आपको 3-4 शिफ्ट में लगातार देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से एवरेज के, परसेंटेज के क्वेश्चन करके जाइएगा। पेडागोजी अपनी मैथ पेडागोजी अपनी वाली पीडीएफ से ही आएगी, उससे बाहर नहीं जाएगी, तो मैथ पेडागोजी आप पीडीएफ से कर लेना, हम शेयर कर देंगे जो भी मैसेज वगैरह आप कर देंगे तो, ठीक है? उसके बाद अनुपाती के सवाल लगातार 3-4 शिफ्ट से आ रहे हैं, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। गणित शिक्षाम अधिगम की विधियाँ आपकी पूछी जा रही हैं, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएँगी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ कर के जाना, ठीक है? ऐज के 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी 3 सवाल आपके ऐज के आए हैं। बॉड मास के 2 प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है? और चिन्ह परिवर्तन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका जो अगर कोई पोर्शन आ रहा है तो आपका चिन्ह परिवर्तन वाले प्रश्न है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपके 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और ये टाइम बहुत अच्छा खासा टाइम आपका ले रहे हैं, तो इनको लास्ट में करना है। उसके बाद फ्रैक्शन भिन्न से प्रश्न आए थे और चतुर्भुज से प्रश्न आए थे, ठीक है? अभी जो है चतुर्भुज के प्रश्न ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, तो सिंपल चतुर्भुज के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा-सा देख कर के जाइएगा और समकोण त्रिभुज भी अच्छे से पढ़ कर के जाइए, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह देख कर के जाइए, तो यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब आपको बता दें देखिए ये व्हाट्सएप नंबर आपको हमने दे दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपनी पीडीएफ मँगा सकते हैं। इसका आपको मात्र एक स्क्रीनशॉट खींचना है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट खींच कर के व्हाट्सएप पर अपलोड करेंगे, यानी व्हाट्सएप पर जैसे किसी फ़ोटो भेजते हैं ना, वैसे किसी की फ़ोटो भेजेंगे, इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो नीचे आपके आ जाएगा हरे रंग से कि भाई इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इसी पर आपको क्लिक कर देना है और पेमेंट मात्र ₹15 का करना है। सक्सेस जंक्शन या फिर अतुल शुक्ला नाम आएगा, उस पर आपको पीडीएफ जो है आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है? पेमेंट करने के बाद में उसी स्क्रीनशॉट को पेमेंट वाले को हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको तुरंत सेंड कर देना है और तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी या फिर आधे घंटे के अंदर पीडीएफ आपके पास में पहुंच जाएगी, ठीक है? तो आप लोग पीडीएफ मंगा लीजिए भाई, जिनकी भी तैयारी नहीं है या फिर जिनकी हो गई वो रिवीजन के लिए मंगा लीजिए, ठीक है? चलिए फिर कोई आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जैसे ही छूटेगा वैसे ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे सेकंड शिफ्ट के लिए। बाकी यहाँ पर और भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इनके 111 आए थे, ठीक है? और इन्होंने 83 नंबर इनके आए थे, क्वालीफाई कर गए थे और ये बता भी रहे हैं, सर हमने आपकी केवल 2 दिन पीडीएफ पढ़ी थी, ठीक है? उसके बाद 111 आए हैं और ये देखिए यहाँ पर ये भी इनके 93 नंबर आए हैं, इन्होंने भी पीडीएफ ली थी। तो इस तरह के आपको जो है पीडीएफ से फ़ायदे होने वाले हैं, तो आप लोग मंगा लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। थोड़ा हमको टाइम लगता है वीडियो बनाने में क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं, दूसरों की तरह फर्जी इधर-उधर के प्रश्न नहीं देते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा लेट हमारी वीडियो आती है, लेकिन 100% रियल प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो पीडीएफ भैया सब लोग मंगवा लीजिए, ठीक है? बाकी बहुत सारे लोग नीचे आकर कमेंट करते हैं, सर पीडीएफ नहीं भेजते हैं या फिर पीडीएफ नहीं आई, तो आधे घंटे के अंदर पीडीएफ पहुँचती है, आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है? और बहुत सारे लोग दूसरों के द्वारा भेजे गए होते हैं, वो वीडियो के नीचे आकर के गलत-गलत कमेंट करते हैं, जिससे कि आप लोग पीडीएफ नहीं खरीदें और कॉम्पिटिशन कम रहे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पीडीएफ खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, ठीक है? पास होना है तो खरीद लीजिए और नहीं तो दूसरों की बातों में पढ़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जो खरीदेगा वो पास हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।